ओके सो हेलो एवरीवन। जो हम सैम्पल पेपर कर रहे थे सेक्शन ए सेक्शन बी वी हैव कंप्लीटेड। अब हमें सेक्शन सी कंप्लीट करना है। देखो सेक्शन सी में कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं पर क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स का तो बहुत लिखना है, उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है, लेकिन अच्छे तरीके से। लाइक जो गिवन डेटा है वो पहले लिखो, फिर फॉर्मूला पुट करो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर जो भी आंसर आए उसका पर्टिकुलर यूनिट के साथ उसको एक्सप्रेस करो, उसकी यूनिट भी लिखो, सब कुछ उसमें। तो ये तरीका होता है। ज़रूरी नहीं कि 3 मार्क्स है मतलब आपको ज़्यादा लेंदी आंसर करना है, राइट। वैल्यूएबल कंटेंट लिखना है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, किस तरीके से करते हैं, पहले जितना भी स्टेटमेंट दिया है उसको एक गिवन डेटा और उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो और जो जो चाहिए वो निकालते जाओ। देखो कैसे। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर मतलब हमें निकालना है प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का निकालना है तो हम पीएस बोलेंगे या सिंपल पी भी चलेगा। ये हमसे पूछा हुआ है ना। 1 मोलर मतलब हमें मोलैलिटी दिया है दैट इज 1। इसके बाद सॉल्यूशन जो है वो किसका है, MgCl2 का, MgCl2। इसके बाद क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, हम अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ना, इसलिए। अज्यूमिंग डिसोसिएशन टू बी 70 मोल%। डिसोसिएशन मतलब अल्फा 70% हो रहा है, सो यू कुड से 0.70 है अल्फा, है ना, या फिर परसेंट अल्फा 70, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.70। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, दिया हुआ है दैट इज 23.8। प्योर वाटर मतलब कि पी नोट इज इक्वल्स टू 23.8 mmHg। अब mmHg में है तो mmHg में रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको ATM या किसी में भी कन्वर्ट करने की, कि आपका फाइनल आंसर भी प्रेशर में ही पूछा हो वो भी mmHg में आ जाएगा, राइट। चलो अब इनसे रिलेटेड कोई भी आपको फॉर्मूला पता है वो यहाँ पे अप्लाई करो, है ना। एक फॉर्मूला कौन सा, P0 माइनस P अपॉन में P0 इज इक्वल्स टू आयोटा x2। ये फॉर्मूला है ना। आयोटा क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसने बोला डिसोसिएशन हुआ है। अब देखो P0 आपको गिवन है, P आपको निकालना है, P0 आपको गिवन है, मतलब सब कुछ आते हैं इस तरफ। कहीं से भी अगर आयोटा पता चल जाए और x2 पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो आयोटा कैसे आ सकता है, सोचो। आयोटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, है ना, क्योंकि डिसोसिएशन है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे n अल्फा। अब आयोटा आपको निकालना है, 1 - अल्फा तो पता है 0.70, राइट, प्लस में n कितने में डिसोसिएट हुआ, देखो MgCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, एक तो Mg बनेगा 2 पॉजिटिव का, प्लस में 2 Cl बनेंगे नेगेटिव चार्ज के। टोटल कितना हुआ, 1 Mg 2 Cl, टोटल वुड बी 3। तो नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 3। अल्फा का वैल्यू 0.7, 0 भी लिख सकते हो आगे, इतना भी चलेगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आयोटा की पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी, 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.3, प्लस में एक सेकेंड, प्लस में 2.1, 2.1 प्लस 2.3 कितना हुआ 2.4। ये आपका आ गया आयोटा। अब जो अब हमें फॉर्मूला चाहिए था निकालने के लिए, उसमें हमारे पास आयोटा भी आ चुका है। अब क्या चाहिए, सिर्फ x2। इसी तरीके से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, कंप्लीट आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो x2 निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, n2 अपॉन n2 प्लस n1। 2 हम सोल्यूट के लिए बोल रहे हैं, 1 हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। अब देखो n2 कैसे आएगा, n2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। सोल्यूट, क्या हमें कोई एक ऐसा डेटा दिया है जहाँ से निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली एक यही बचा हुआ है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से निकल सकता है ना। एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मोलालिटी 1 है, उसका मतलब आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1 मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट
इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट या 1 kg ऑफ सोलवेंट। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी, है ना। मतलब 1 मोल 1 किलो सॉल्वेंट में, राइट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोल्यूट में देखते ही पता चल गया कि 1 मोल ही है सोल्यूट का। और हम जो देख रहे थे N2, उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 मिल गई, क्योंकि N मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और सोल्यूट के कितने, 1। N1 मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम, दिया है ना यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो पता करो सॉल्वेंट है कौन सा। देखो, सॉल्वेंट आपके पास है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी के अंदर बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा। पानी होगा तो पानी का मोलर मास कितना होगा, 18। यहाँ से आ गया 55.5 आपका। N2 N1 आने के बाद क्या हम यहाँ से X2 नहीं निकाल सकते, X2 निकाल सकते हैं। आयोटा आ चुका है, X2 आ चुका है, अभी इसको सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्लियर। पी नोट हमें दे ही रखा है, जस्ट अब पुट करना है, पी कैलकुलेट करना है, पी नोट गिवन है, आयोटा निकल चुका है, X2 आपका यहाँ से आ जाएगा, राइट। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको N2/N1 ही ले लेते हैं। N2/N2 प्लस N1 की जगह नीचे सिर्फ N1 लिखोगे चलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है स्टिल आपको इस क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जितने भी आपके पास इक्वेशंस दिए हैं केमिकल रिएक्शन, उसके लिए लिखनी है नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट वाले के लिए लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन में एन की वैल्यू तो यहाँ पुट कर सकते हैं। देखो, निकिल से बना निकिल 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से बना कॉपर, दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम डायरेक्टली 2F रख दें, है ना। लॉग ऑफ, यहाँ पे रखेंगे 2.303, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट साइड में मुझे सिर्फ निकल दिख रहा है, क्योंकि कॉपर तो सॉलिड है, सिर्फ आयंस रखते हैं। तो प्रोडक्ट में आएगा निकिल 2 पॉजिटिव, डिवाइड बाय में रिएक्टेंट क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। यही इसकी क्या होगी, नस्ट इक्वेशन। अगर इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट होता तो हम उसकी पावर में लिखते। इतना सबको क्लियर। ये नस्ट इक्वेशन आई फर्स्ट की। क्या हम सेकंड के लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस RT अपॉन में NF। अब N ढूंढना है, यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे फर्स्ट इक्वेशन में, मैं फर्स्ट वाला इरेज कर देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम से बन रहा है Al2SO4। Al2SO4 के अंदर सभी को पता है एल्यूमिनियम होते हैं 3 पॉजिटिव, प्लस में SO4 होंगे 2 नेगेटिव। इसके आगे 2 लगाना है क्योंकि ये 2 है, SO4 के आगे 3 लगाना है क्योंकि वो 3 है ना। प्लस में Fe बना यहाँ पे, है ना। और यहाँ से क्या था, FeSO4 था, मतलब Fe 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव था। ये तो सभी को पता है ना, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो Fe के ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। प्लस में एल्यूमिनियम था। अब देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम से बन गया एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन। आयरन 2 पॉजिटिव से बन गया आयरन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 3 इलेक्ट्रॉन, कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, इसको बनाएंगे 6, इसको बनाएंगे क्या, टोटल 6 बनाना है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो क्या मैं एल्यूमिनियम के आगे यहाँ पे 2 लगा दूँ, वैसे भी एल्यूमिनियम आयन भी बैलेंस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो जाएंगे। समझ में आया। मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो अलग अलग डिवाइड करके लिखो, एल्यूमिनियम से बन रहा था एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, है ना। और आयरन 2 पॉजिटिव से बन रहा था आयरन, ये कन्वर्जन हो रहा था। यहाँ पे थे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे थे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए 6।
तो हमारे पास यहाँ पे ये बन चुका है 2 2 6, ये बन चुका है 3 6 3। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे इसकी। E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस आर टी अपन में एन कितना लिखोगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गया, एन कितना लिखोगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 6, एफ 2.303 लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो प्रोडक्ट साइड में कौन है, एल्यूमिनियम है ना, आयरन तो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो एल्यूमिनियम ही है, और यहाँ से भी देख सकते हो हाफ सेल में क्या है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, इसके ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव है, लेकिन इसकी पावर कितनी लगाओगे, एल्यूमिनियम के ऊपर है 2, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी दैट इज 2। क्लियर ये बात सभी को, मैंने एल्यूमिनियम के ऊपर 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 थे। फिर इसके बाद इसके नीचे क्या है, आयरन, Fe2 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज कितना लगाओगे, क्योंकि आयरन यहाँ पे 3 है ना, तो इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3। ये नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन की। क्लियर, नोट कर लो, मैं इरेज कर रही हूँ, वीडियो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू देखो, हो जाता है तो मैच करना कि आपने सही किया या नहीं। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो पहले। देखो क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Mg से Mg2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव से Ag, मतलब ये सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, Mg इधर होगा रिएक्टेंट वाली साइड, Mg2 पॉजिटिव प्रोडक्ट वाली साइड होगा। हम ऐसे ही रिएक्शन बना देते हैं ताकि इजी रहे प्रोडक्ट और ये मिलने। और यहाँ पे था अपना Ag पॉजिटिव, उससे बन गया Ag, वो यहाँ पे दिख रहा है ना, Ag पॉजिटिव से Ag बना है, बीच में होगा एरो। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं। देखो Mg से Mg2 पॉजिटिव 2 हो रहे हैं, Ag पॉजिटिव से Ag में 1 हो रहा है। तो अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको भी 2 कर दूं, तो दोनों में 2 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, और हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए। अब लिख दो नेक्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन में 2F, है ना, 2.303 लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है Mg2 पॉजिटिव अपॉन में रिएक्टेंट क्या है Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, स्क्वायर लिखना मत भूलना Ag का, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको 2 किया था, राइट। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोल्विन ऑन, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। Toluene on treatment with Cl2 in the sunlight give benzyl chloride, whereas when treated with chlorine in dark gives orthochlorobenzene and parachlorobenzene। यही होता है ना, देखो जब भी हम टोलविन लेते हैं, टोलविन होता है बेंजीन एंड देन CH3, ठीक है। इसके ऊपर जब भी क्लोरीन में सनलाइट डालते हैं H न्यू, तो रिएक्शन होती है इस तरीके की, CH2Cl। लेकिन अगर आपने इसके अंदर डाल दिया क्लोरीन डार्क में, मतलब सनलाइट नहीं डाली, अभी आपने डाल दिया डार्क में, अब यहाँ पे बनेगा बेंजीन CH3, ऑर्थो पे आ जाएगा Cl, और एक पैरा पे आ जाएगा Cl, CH3Cl। यहाँ पे तो सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है, स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है। कभी कभी एग्जाम में क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट लिखेंगे, एरो के ऊपर क्लोरीन H न्यू लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क की आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर बोलेंगे टोल्विन व्हेन ट्रीटेड विद Cl2 इन सनलाइट व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर Cl2 डार्क में किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है, देखो जब भी सनलाइट के अंदर रिएक्शन होती है, क्या एक्सप्लेनेशन होता है इसका एक्चुअल में, एक बार याद कर लेना बस, ज्यादा कुछ तो है नहीं। इसमें एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, राइट। जब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, देखो बेंजाइल क्लोराइड बोला था, बेंजाइल समझते हो ना, बेंजीन कल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ऊपर एक कार्बन फिर हेलोजन होना चाहिए, ये होता है ना बेंजाइल।
ओके। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन समझते हो ना, ऑर्थो पे क्लोरो और ये क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पे आपके पास क्या है, इन्होंने बेंजीन की जगह आना चाहिए था टोलविन, है ना, ऑर्थोक्लोरोटोलविन, CH3 भी तो आएगा। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या रीजन दोगे, जो सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 डाला था उसमें बोलोगे कि फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे काम करता है, ठीक है। जो क्लोरीन डार्क में डालते हैं वहां पे बनता है Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, जिससे होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इसका एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा क्लोरीन, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल डाला था, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पे। तो ये इसका रीजन लिखोगे। क्या रीजन बताया मैंने, फर्स्ट में आपको बताया रीजन कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, सेकंड में बोलना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बिकॉज Cl पॉजिटिव बनता है डार्क फॉर्म में, ठीक है, सनलाइट के फॉर्म में फ्री रेडिकल बनता है, इतना ही। पर ये याद रखना जरूर कि प्रोडक्ट बनता क्या है, कभी कभी प्रोडक्ट ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे तो दे ही दिया था, कभी कभी प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में ये जो, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है कि आपके पास कोई भी एल्काइल चेन है, उसमें कोई और हैलोजन लगा हुआ है एक्सेप्ट आयोडीन, हमने उसमें डाल दिया NaI, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है ना ये, हैलोजन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, आयोडीन डायरेक्ट नहीं डाल सकते हो आप, तो इसमें पहले कोई और हैलोजन लगाओ फिर हैलोजन एक्सचेंज करके आयोडीन लगाओ, इससे क्या बनेगा, Ri+Na बाहर, राइट। बट ये जो रिएक्शन होती है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। वाई ड्राई एसीटोन वी हैव टेकन, बिकॉज ड्राई एसीटोन के अंदर NaI जो है वो सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, तभी हम ये वाली रिएक्शन इसमें करते हैं। NaI जो होता है NaI इट इज सोल्यूबल इन ड्राई एसीटोन, ये आपको नोट करते जाना है जितने भी नए कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। NaI सोल्यूबल इन ड्राई एसीटोन, दैट इज वाई NaI को ड्राई एसीटोन के साथ लेते हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोपेंटाइल क्लोराइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट आइसोपेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, यहाँ पे भी पेंटाइल मीन्स 5 कार्बन। अब नियो मीन्स क्या होता है कि एक के ऊपर ही ये वाले, ये आपके पास है नियो, ठीक है। नियो मीन्स इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, 1 2 3 4 5, और फिर इसके बाद लगा हुआ है क्लोरीन। हम्म, तो हमारे पास क्या है, नियोपेंटाइल क्लोराइड ये वाला कि हमने ब्रांचिंग किया 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन ऐसे हो गए, फिफ्थ कार्बन ऐसे, इस पे लगा हुआ है क्लोरीन। बेसिकली जिस भी कार्बन पे क्लोरीन लगा है उसके साथ वाला कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट इज नियो। आइसो मतलब जिस पे भी क्लोरीन जिस भी कार्बन पे लगा है उसके साथ वाला कार्बन इस तरीके से 2 फर्दर और कार्बन से अटैच है, ये वाला 3 फर्दर से अटैच था, राइट। इसको हम बोलते हैं आइसो, ठीक है। अब नियो और आइसो में से ये बोल रहा है कि नियो का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सिंपल सी बात है, जब भी ब्रांचिंग होती है जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसका सरफेस एरिया और कम होता जाएगा, है ना। ब्रांचिंग ज्यादा होने से, ब्रांचिंग कम है तो वो मॉलिक्यूल फैला हुआ है, ब्रांचिंग होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक कॉम्पैक्ट हो गया। स्ट्रक्चर अगर कॉम्पैक्ट हो गया तो वी कुड से कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से उतना ज्यादा वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि वो खुद में ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और दूसरा भी, अगर ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट चेन होती तो अच्छा बॉन्ड बनता। अब ब्रांचिंग होने की वजह से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, अगर बॉन्डिंग अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली कम टेम्परेचर चाहिए उसको बॉयल होने के लिए, दैट इज वाई इट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोपेंटाइल क्लोराइड। क्लियर, क्लोराइड। हम्म,
तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्जिबिट द सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड वाई? मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयरन, मोलिब्डेनम। हमें क्या करना है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है। ठीक है, क्रोमियम का तो सभी को पता है क्या होता है। क्रोमियम का एक एक्सेप्शन होता है ना, क्या एक्सेप्शन है क्रोमियम में, कि अगर इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट वैलेंस शेल में, तो हम इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 3d5 4s1, ऐसे बनता है ना। यूजुअली होना चाहिए था ये 3d4 4s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है बिकॉज ऑफ हाफ फेड इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इस तरीके से डी में 5 हो गए, एस में 1 हो गए। ये है क्रोमियम। आयरन, आयरन सभी को पता है क्या होता है, 26, 26 है तो आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, नेक्स्ट इज मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम किसके नीचे आता है, आपको ये याद रखना है ना। मोलिब्डेनम किसके नीचे आएगा, जो हमारे पास ये क्रोमियम होता है, हम इस तरीके से पढ़ते हैं ना। ये वाली डी ब्लॉक सभी को याद होगी आई गेस। फिर नेक्स्ट वाली क्या पढ़ते हैं हम, ये जिक्र नामोत तक। तो देखो क्रोमियम के नीचे ही क्या आ गया, मोलिब्डेनम, सेम ग्रुप एलिमेंट है। अब सेम ग्रुप एलिमेंट है तो सभी को पता है उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो वहां पे आर्गन की जगह नेक्स्ट वाली नोबल गैस आ जाएगी, दैट इज क्रिप्टन। 3d की जगह आ जाएगा 4d 5 5s1। तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों सेम होगा, क्योंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, n+2 का होल अंडर रूट। और वैसे भी ऑलरेडी हमें पता भी है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हिसाब से भी निकल जाता है डायरेक्टली। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दोनों में सेम है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम आ रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम होगा। तो इनका आंसर आएगा क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म वाइट सोल्ट, इनमें से कौन सा है जिनका क्या बनेगा, वाइट कलर का सोल्ट बनेगा, एंड वाई? जिंक, स्कैंडियम, निकेल, वेनेडियम। तो जिंक सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 3d10 4s2। Next is scandium, that is argon 3d1 4s2. Next is nickel, argon 3d8 4s2. Next is vanadium, argon 3d3 4s2। डी ब्लॉक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू विल गेट द आंसर वेरी सुन। कोई भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, देखो व्हाइट सोल्ट बना रहा है और कौन सा बना रहा है और क्यों बना रहा है इनमें से। अगर हम ये बोले यहाँ पे, एक सेकेंड इसको इरेज कर दूं। हम्म कि इनमें से सोल्ट कौन सा बनाएगा, सोल्ट। तो मैंने पहले तो बोला वाइट सोल्ट बना रहा है, अब वाइट कलर का बनेगा सोल्ट। सोल्ट कब बन सकता है, देखो जिंक की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, जिंक 2 पॉजिटिव। तो सोल्ट भी इसी फॉर्म में बनेगा, जैसे ZnSO4 है, ZnCl2 है, ऑलवेज +2 इलेक्ट्रॉनिक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इन द सेम वे स्कैंडियम की क्या होती है, Sc3 पॉजिटिव। तो ये 3 पॉजिटिव में सोल्ट बनाता है। अब देखो, अगर मैंने जिंक को 2 पॉजिटिव बनाया तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स फुल्ली फिल्ड है ये तो। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इफ देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो फिर कोई कलर तो इसका आएगा ही नहीं, दैट इज वाई इट इज वाइट कलर। इन द सेम वे स्कैंडियम, स्कैंडियम में 3 पॉजिटिव होता है, तो 2 एस के गए, 1 डी का गया, तो भी ये खाली हो गया, है ना। फिर सिर्फ आर्गन बचा, आर्गन भी फुल्ली फिल्ड है अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन जिंक एंड स्कैंडियम सॉल्ट, in zinc 2 positive and scandium 3 positive in its salts, so they are white in color, right? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही आंसर करना आपको, कोई भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन आ जाए तो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप सबको याद होगा सीरीज वाइज। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसके ट्रिक्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना है। अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं। पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट सीरीज का तो डेफिनेटली याद होना ही चाहिए। फिर लेंथेनाइड्स एक्टिनॉइड्स में भी लिमिटेड एलिमेंट्स का याद होना चाहिए, जैसे सीरियम का है, फर्स्ट लेंथेनम का है, गैडोलिनियम का है, ल्यूटेनियम का है, यट्रबियम का है, इन सब का लिमिटेड ही है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मुझे कमेंट करना कि कौन कौन से किस ट्रिक के थ्रू याद करने हैं। राइट। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत ईजी है। चलो नेक्स्ट, अरेंज द प्रोडक्ट obtained in the following case in order of increasing order of their pKa value। अब देखो ध्यान से, कभी भी बोलते हैं पीएच मीन्स एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव होता है ना। तो जितना ज्यादा एच पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा, पीएच उतनी कम होगी, है ना। जैसे 1 pH वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन 2 pH, एसिडिक ज्यादा है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं पी के ए की, तो ये भी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए। मतलब जिसका एसिडिटी कांस्टेंट बहुत अच्छा एसिड जो है उसका पी के उतना ही कम होगा। राइट। इन द सेम वे पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के बी। जिसकी बेसिसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है उसका पीके भी उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना इस वीडियो को, इसके जितना भी मैं नोट करवा रही हूँ यहाँ पे। आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर अपना आंसर को मैच करना। चलो नेक्स्ट देखो, अभी इसी में बोला पीके वैल्यू वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सभी को। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इथेनॉल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट डाल रहे हैं, तो डायरेक्ट ऊपर वाला क्या बनेगा, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट ए में हमारे पास क्या बनेगा, CH3COOH। दिखा क्यों बना, क्योंकि इथेनॉल 2 कार्बन से स्टार्ट किया था, 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट बी, कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देखो मैंने कल आपको स्पेशली याद करवाई थी ये रिएक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यही है कि हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड मतलब CH3CH2COOH, 3 कार्बन का एसिड, और इसमें हमने डाल दिया रेड फॉस्फोरस और Br2। कल करवाई थी ना ये HBZ रिएक्शन। क्या होता है इसमें, जो भी हमने यहाँ पे एसिड या कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसमें अल्फा कार्बन होगा, ये वाला अल्फा कार्बन, इसका एच रिप्लेस होके Br बन जाएगा। तो मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया, CH3CHBrCOOH। क्लियर। चलो नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी। ए और बी हमारा बन चुका है, कमिंग टू सी पार्ट। अब देखो सी पार्ट में क्या होगा, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल मतलब 1 2, आपके पास 3 है टोटल, लेकिन आइसो फॉर्म में, आइसो मतलब इसी के ऊपर ही एक और भी लगा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है मैग्नीशियम ब्रोमाइड Br। ठीक है। आइसो मतलब कि 3 है आपके पास कार्बन, लेकिन सेकेंडरी कार्बन के थ्रू अटैच है। अब देखो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसमें मैंने CH3 लिख दिया, इसमें मैंने CH कर दिया, इसमें मैंने CH3 कर दिया। राइट। इसको रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैंने आपको बताया था ना, एल्डिहाइड पे काम करता है, उसी तरीके का काम यहाँ पे करवा दो, सेम आंसर आ जाएगा। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसमें भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें भी करेंगे। ठीक है। एक बार वो वाली रिएक्शन पढ़ना तो फिर ये वाली अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे क्या होता है देखो, वही सेम
जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है वो तो चला जाता है ऑक्सीजन के पास। इसके साथ वाला कार्बन वो आ जाता है, जो भी आपके पास ये वाला कार्बन होता है ये, है ना? इसके साथ वाला जो कार्बन है वो यहाँ आ जाता है। जैसे वहां पे क्या था, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। कहाँ गया भाई? हम्म 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 हम्म, ओके। सो इसके जो साथ वाला कार्बन होता है, हम दोबारा बना लेते हैं। आई गेस वो पता नहीं कहाँ गया। हम्म तो इसके साथ वाला कार्बन मतलब रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, हमारे पास क्या है, CH3 CH, CH3 Mg Br। इसका हमने रिएक्शन किया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O से। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, Mg Br जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये साथ वाला कार्बन आएगा इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ऊपर आएगा Mg Br। तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH CH3, ये पूरा ग्रुप किसके ऊपर लग गया, ये वाला पूरा ग्रुप मैंने एज इट इज लिखा, है ना? ये किसके ऊपर लग गया, कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर क्या है, OMg Br, और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑल ऑफ यू नो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है, जो भी आपके पास ये बी आर होता है, ये बी आर हट के ऊपर जो मैंने बी आर लगाया था, क्या बन जाता है उसकी जगह पे, ओ एच, है ना? अगर मैंने इसी में ही हाइड्रोलिसिस कर दिया नेक्स्ट स्टेप, तो OMg Br की जगह क्या बन गया, OH। अब देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, ये है तो एसिड ही। स्टार्टिंग यहाँ से करो, CH3, फिर CH है, उसी के ऊपर ही एक और CH3 लगा हुआ है नीचे, आगे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, एसिड ही तो है ना? ओके। सो फर्स्ट वाले में हमारे पास बना था CH3COOH, नेक्स्ट वाले में हमारे पास बना था CH3CH, उसी के ऊपर ही Br लगा हुआ था, फिर था COOH। ठीक है, ये समझा रही हूँ आपको इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये आता होगा तो बहुत इजीली आप फटाफट से ये क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो क्या बनेगा, इसमें CH3, यही जो नीचे बनाया है इसी को ही लिख दो, CH3CH CH3COOH, राइट? अब लास्ट वाला देखो कैसे होगा, इसको इरेज कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, मतलब 1 2 3 डबल बॉन्ड OOH, यही होएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसमें हमने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देखो फिर से वही, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अभी क्लोरीन आएगा लेकिन अल्फा वाले कार्बन पे आएगा, तो क्या बनेगा देखो, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ इसका, CH3, अल्फा वाला तो यही कार्बन है ना, CH, यहाँ पे आ गया क्लोरीन, अब ये बना C डबल बॉन्ड OOH, ये बन गया हमारे पास एसिड। मैं इस रिएक्शन को इरेज कर देती हूँ। तो ये चार हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? अब इनको पीके बी, सॉरी पीके ए वाइज अरेंज करना, तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट वाला है ना उसमें एक ही कार्बन लगा एसिड के साथ, जो ये वाला कार्बन है उसमें एक कार्बन के साथ फर्दर दो और कार्बन लगे हुए हैं, मतलब यहाँ से भी ये ग्रुप देने वाला है, यहाँ से भी ये ग्रुप देने वाला है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ये दे रहा है। तो एसिड क्या वो अच्छा होगा, अगर उसको कोई देने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो अच्छा एसिड होगा नहीं। तो मुझे तो सी सबसे वीक लग रहा है अगर मैं एसिडिटी की बात करती हूँ। अभी मैंने पीके की बात नहीं की, जनरल एसिडिटी की बात की, तो मुझे जो सी है वो सबसे वीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि सी को दो तो देने वाले ग्रुप और हैं। देन ए आएगा हमारे पास, ए में भी देने वाला है बट एक है कंपैरेटिवली, ठीक है। इसके बाद देखो इन दोनों में तो लेने वाले ग्रुप लगे हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन, है ना? कोई ना कोई लेने वाले ग्रुप है, तो लेने वाले ग्रुप में क्लोरीन सबसे अच्छा लेने वाला है, ब्रोमीन से तो ज्यादा ही अच्छा है, तो ऑब्वियसली डी तो अच्छा एसिड हुआ। बीच में कौन बचा, बी।
तो ये है एसिडिटी का ऑर्डर। इसका बिल्कुल उल्टा किसका हो जाएगा, पी के ए का। अगर मैं पी के ए की बात करूं तो सबसे ज्यादा सी, देन ए, देन बी, देन डी। क्लियर है सभी को? मैंने बिल्कुल उल्टा किया किस केस में, अगर बात करी हमने पी के ए की। ठीक है। हम्म। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी थ्री, फोर कन्वर्जन आपको दिए हैं, आपको कोई तीन करने हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, चारों करेंगे, राइट। देखो, ब्यूटेन टू ऑन टू थ्री मिथाइल पेंटेन थ्री ओ। ब्यूटेन टू ओन मतलब वन, टू, थ्री, फोर। ब्यूटेन है, टू पे क्या लगा हुआ है, ओन। पहले लिख लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फिर देखो, थ्री मिथाइल पेंटेन थ्री ओल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। मैंने पेंट क्यों पहले रूट वर्ड लिखते हैं ना, जैसे पेंटेन है, थ्री पे ओल लगा हुआ है, मतलब वन, टू, थ्री। थ्री पे क्या लगा हुआ है, ओ एच। और थ्री पे ही क्या है, मिथाइल, सी एच थ्री। इससे ये बनाना है आपको। देखो, एक तो कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, सिंपल सी बात, ओवरऑल दो कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, एक तो इसी के ऊपर, एक इधर से। अब देखो क्या करोगे आप, जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हो, तो हम क्या करते हैं, जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हो, थोड़ा सा कंपेयर करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। देखो, इसी को ही देखो ध्यान से, जो सी ओ लिखा हुआ है, इसके एक साइड तो दो कार्बन की चेन है, एक साइड एक कार्बन की चेन है। और यहाँ पे देखो, सी से सी ओ एच तो बहुत इजीली बना सकते हो, है ना। और नंबर बढ़ाना है कार्बन का, तो कहीं ना कहीं ग्रिगनार्ड रिएजेंट जरूर माइंड में आना चाहिए, है ना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जितने भी कार्बन बढ़ाने हैं उतना डाल दो। अब देखो, इसके पास भी दो कार्बन ऑलरेडी लगे हैं, जो इधर थे इधर भी हैं, ये तो चेंज नहीं करने। इधर एक कार्बन है तो इसके ऊपर एक कार्बन है, मतलब ये ग्रुप तो दोनों सेम है। तो हमें चाहिए क्या, दो कार्बन चाहिए एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इसमें दो कार्बन के साथ MgCl डाल दूं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर में होती है रिएक्शन जो है ये वाली, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन सकता है ना। अगर देखो, पहले इसको बनाओ MgCl डाल के, दो कार्बन आएंगे इसी के पास, O के ऊपर क्या जाएगा, MgCl, सी सी, यहाँ पे O के ऊपर आया MgCl, एक कार्बन ऑलरेडी था, दो कार्बन हमने यहाँ पे डाल दिए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या किया, जो ऑलरेडी रिएक्टेंट था उसमें एज इट इज लिखा, और नीचे से दो कार्बन डाल दिए, क्योंकि दो कार्बन का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाले हैं। अब OMgCl को हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है, OH, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। एक ही स्टेप की कन्वर्जन थी ये। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, मैं इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीसोल टू फोर मिथोक्सीटोल्विन। एनीसोल मैंने कल भी आपको बताया था, याद रखना एनीसोल का फॉर्मूला, CH3। एनीसोल यही होता है ना, जब इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा होगा, ऑक्सीजन के साथ CH3। एक सेकेंड, सॉरी। हम्म। यहाँ पे अगर हमारे पास OCH3 लगा है, दैट इज एनीसोल, राइट, मिथोक्सी बेंजीन। अब इससे बनाना है फोर मिथोक्सीटोल्विन, मतलब कि फोर पे मिथोक्सी लगा है, और यहाँ पे है ये टोल्विन CH3। एक ही बात है, OCH3 CH3 कुछ भी ऊपर नीचे ले लो। अब देखो, फोर मिथोक्सीटोल्विन, दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ CH3 तो ऐड हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट अगर इसका CH3Cl एल्काइलेशन करवा दूं, याद है मैंने एल्काइलेशन आपको पढ़ाया था पहले भी, एनहाइड्रस AlCl3 से आता है ना। अगर COCH3 चाहिए होता तो मैं यहाँ पे लिख देती CH3COCl, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता वो COCH3 बनता। ऑर्थो और पैरा दोनों पे आएगा, तो पैरा वाला बन रहा है तो हमारा चलेगा, राइट। इसके साथ ये ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा एक, कि CH3 जो है आपके पास ऑर्थो में आएगा, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जब हमने अल्कोहल फिनोल ईथर किया था, वहीं पे ही मैंने ईथर्स में बताया था। इसका क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट है फिनोल टू बेंजीन, बहुत बहुत इजी, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है ये क्वेश्चन जब फिनोल पढ़ाया था, कि इसमें से ओवरऑल देखो क्या चेंज है, ऑक्सीजन गायब। ऑक्सीजन कौन गायब करता है, जिंक। जैसे ही हम किसी में जिंक डाल के उसको हीट कर देते हैं, ऑक्सीजन गायब हो जाता है। वन स्टेप कन्वर्जन है ये सिर्फ। नेक्स्ट देखो, बहुत इजी बहुत इजी।
चलो नेक्स्ट, क्लोरो इथेन टू इथोक्सी इथेन। क्लोरो इथेन 1 2, और यहाँ पे लगा है क्लोरीन। इथोक्सी इथेन मतलब 1 2, अरे हम्म, इथोक्सी इथेन मतलब एक साइड है ये वाला इथोक्सी, और ये है इथेन, है ना। इससे ये बनाना है। तो देखो ये वाला हमने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा था ना, आर एक्स है, तो हमें दूसरे साइड जो भी चाहिए, दो कार्बन तो ऑलरेडी है ही, दो कार्बन और चाहिए, तो दो कार्बन और कैसे मिल सकते हैं? अगर मैं दो कार्बन के साथ यहाँ पे ओ के साथ ले आऊं, दो कार्बन ओ एन ए, विलियमसन सिंथेसिस यही थी ना, ओ एन ए के साथ एक ले आओ तो NaCl बाहर चला जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने दो कार्बन से चार कार्बन पे जाना था, इथेन से इथोक्सी इथेन, तो दो कार्बन के क्लोरीन से 1 2, ऑक्सीजन 1 2, ये जाना था। तो ऑब्वियसली दो कार्बन और चाहिए थे, और ऑक्सीजन के साथ चाहिए थे ONA। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, Cl और Na बाहर, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा डायरेक्ट, है ना। इस ऑक्सीजन के थ्रू ये पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा ये। चलो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। अब बचता है इसका लास्ट क्वेश्चन, ये वाला। इस वीडियो को यहीं पे ही पोज करते हैं, जब डी सेक्शन करेंगे तब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आई हैव सम वर्क टू डू अभी के लिए, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करती हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। फिर इसके बाद तो सेक्शन डी है, फिर सेक्शन डी के साथ ही इस क्वेश्चन को लेंगे, राइट। तब तक के लिए इतने क्वेश्चन को नोट करो, अच्छे से पढ़ो, समझो, जो समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, राइट।